नमस्कार। जनवरी 2025 की एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और हम इग्नू क्षेत्रीय केंद्र खन्ना की तरफ से एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हो गए हैं आपको विस्तार से जानकारी देने के लिए किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ चेंजेस भी हुए हैं इस बार जनवरी 2025 के एडमिशन के प्रोसेस में। इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से आपको आज जानकारी देने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। मैं डॉक्टर प्रमेश चंद्र, सहायक क्षेत्रीय निदेशक इग्नू क्षेत्रीय केंद्र खन्ना की ओर से आप सभी दर्शकों का इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं। विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस क्षेत्रीय केंद्र के वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशिका महोदया डॉक्टर संतोष कुमारी जी उपस्थित हैं, जिनका इस प्रोग्राम में मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सबसे पहले इग्नू की जो एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो आप लोगों को तक पहुंचानी बहुत आवश्यक है वो ये है कि हमारे कई श्रोता नए होते हैं जिनको ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के बारे में या दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के विषय में बहुत ज़्यादा विस्तार से पता नहीं होता। मन में बहुत किस्म के प्रश्न होते हैं, संशय होते हैं। बाहरी व्यक्तियों से पूछने से आपके मन में जो संशय होते हैं वो दूर होने की बजाय और ज़्यादा हायर लेवल ऑफ कन्फ्यूजन पे पहुंच जाते हैं। तो सही जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरा आप सभी से अनुरोध यही है कि आप हमारे इस चैनल को ही सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके, आपको किसी भी प्रकार का कोई संशय न रहे मन में। सबसे पहला जो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा मैडम, वो ये है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई वो किस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख करके की गई? समाज में ऐसी कौन सी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी जिससे कि हमारे समाज में जो शिक्षा थी वो बहुत ज़्यादा उन्नत स्तर तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्थापना से समाज को क्या बेनिफिट्स हुए? थैंक यू। और सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इग्नू रीजनल सेंटर खन्ना की तरफ से, और स्वागत करती हूँ कि आपका जो हमारा इग्नू का एडमिशन जनवरी सेशन जो कि 2025 के लिए शुरू हो गया है और जुलाई सेशन हमारा 2024 का ख़त्म हो गया है। तो ये जो है सेशन आपके लिए एक नई दिशा और नई साहस लेकर आया है ताकि आप एडमिशन देकर इग्नू के साथ जुड़े। डॉक्टर परमेश जी, जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि वैसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जिसके द्वारा बच्चे एजुकेशन ले सकते हैं, लेकिन जब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 1985 में एस्टेब्लिश हुई थी, इसका मेन मकसद यही था कि हम उन लोगों तक एजुकेशन पहुंचाना है जहां तक कि बहुत सारे जैसे कॉलेजेस हैं नहीं पहुंच पाए हैं। तो इग्नू का था कि एक एजुकेशन उनके द्वार तक पहुंचाना है, उनके कह लो पंजाबी में कहते हैं बूहे तक पहुंचाना है। तो उस मकसद के लिए इग्नू ने बहुत एफर्ट्स किए, बहुत उपराले किए हैं। जिस ऐसे ही था कि जैसे एक टाइम ड्यूरेशन होती है कि हम एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उस टाइम कई बार हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं होती, इतना पैसा नहीं होता, जहाँ कोई इतनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसकी वजह से जब हम पढ़ना चाहते थे नहीं पढ़ पाए हैं। लेकिन एक टाइम आता है जब हम ग्रोन अप हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब हमारा एक सपना होता है कि हम एजुकेशन लें। लेकिन उस टाइम कुछ टाइम भी हो जाता है क्योंकि जो रेगुलर सिस्टम में है क्लासेस लगती है, तो एज ज़्यादा होने की वजह से वहाँ अच्छा भी नहीं लगता कि हम वहाँ जाएं, और वैसे भी यूनिवर्सिटीज़ है अलाउ नहीं करती एक एज के बाद। तो इस यूनिवर्सिटी ने उन लोगों को एजुकेशन देने के लिए ये सिस्टम जो है डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम को इस समाज में लाए। और इसमें था कि आप जब चाहें एजुकेशन ले सकते हैं, उसमें कोई एज बार नहीं होगी, कोई जगह का नहीं होगा, कोई किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर आप कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं तो आप उसके साथ पढ़ भी सकते हैं। ऐसे ही है, हाउस वाइफ्स होती हैं, ये भी एक उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा है। कई बार वो देखती हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो खुद भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन उस टाइम उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। और डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू वो किसी भी एज में ये एजुकेशन ले सकती है। और डॉक्टर परमेश जी, एक मैं ये भी
आपको बात बताती हूँ, इस यूनिवर्सिटी को फैमिली यूनिवर्सिटी कहते हैं, क्योंकि इसमें हर कोई पढ़ सकता है, घर का कोई भी मेंबर, चाहे चाहे जैसे कि दादा-दादी हो, पोता-पोती हो और बच्चे हो, ठीक? इसलिए इसको यूनिवर्सिटी को फैमिली यूनिवर्सिटी भी कहते हैं और जन-जन का विश्वविद्यालय भी कहते हैं, जिसमें हर कोई एजुकेशन ले सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है इस यूनिवर्सिटी में। बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम। यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर के बारे में भी जो मैं ज़रा-सा आप सभी तक कुछ बातें बताना चाहूँगा। जैसे कि ये 3 टियर सिस्टम है, जिसमें हमारा हाईएस्ट टियर जो है वो इग्नू का हेडक्वार्टर है, जिसको कि टियर 1 कहते हैं। वहाँ पर हमारे सभी विद्यापीठ, जितने भी हमारे प्रशासनिक विभाग, प्रभाग, सब भी वहाँ पर हैं, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद जो हमारा सेकंड टियर आता है, वो रीजनल सेंटर्स का आता है। चूँकि ये नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है, इसमें हमारे जितने भी स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज़ हैं, वो इस पूरी नेशनल यूनिवर्सिटी के तहत कवर्ड है। इस समय 57 रीजनल सेंटर्स हमारे पूरे इंडिया में चल रहे हैं। इसके अलावा कुछ आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी हमारे रीजनल सेंटर्स हैं, इसमें नेवी और आर्मी के सेंटर्स भी हैं। असम राइफल्स के भी हमारे सेंटर्स हैं। इस प्रकार से कुल 69 रीजनल सेंटर्स हमारे इस समय कार्यरत हैं। तो हर राज्य में एटलीस्ट एक रीजनल सेंटर अवश्य कार्यरत है, जो उस पर्टिकुलर स्टेट में इग्नू के जो भी शिक्षा के प्रचार प्रसार के विषय में कार्रवाई करनी है, उसको अपनी अमली जामा पहना रहा है। उसके बाद जो थर्ड टियर आता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हर रीजनल सेंटर के अंडर में उनके ज्यूरिसडिक्शन के तहत कुछ स्टडी सेंटर्स होते हैं, जो कि ज़्यादातर उन्हीं इंस्टीट्यूशंस में खोले जाते हैं जो किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं। हम अगर पंजाब की बात करें, तो पंजाब में हमारे पास 2 रीजनल सेंटर्स हैं, जिसमें मेन जो मेजर चंक है 23 डिस्ट्रिक्ट्स में से 19 डिस्ट्रिक्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन जो है रीजनल सेंटर खन्ना के पास है। बाकी जो रिमेनिंग 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं प्लस चंडीगढ़, वो रीजनल सेंटर चंडीगढ़ के पास है। उनके पास हरियाणा के भी 1-2 ज़िले हैं जिसको कि वो अपने ज्यूरिसडिक्शन में शामिल रखते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ज्यूरिसडिक्शन में जो 19 ज़िले हैं, उनमें हम अपने स्टडी सेंटर्स को चलाते हैं। आप उनको टियर 3 से ये मत समझिएगा कि वो बहुत तृतीयक स्तर के हैं और उनको किसी भी प्रकार की कोई सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारा टियर है, वो टियर 3 ही है, जहाँ पर स्टूडेंट्स को सारी सपोर्ट सर्विसेज दी जाती हैं, उनके असाइनमेंट जमा होते हैं, उनके काउंसलिंग सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं। मेजर इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स होता है आपका नियरेस्ट, वो आपका स्टडी सेंटर ही होता है। स्टडी सेंटर से भी आपको हमेशा सटीक और सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसीलिए मैं आपसे शुरू में अनुरोध कर रहा था कि आप कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के पास न जाएं जो इग्नू से किसी भी मामले में एफिलिएटेड न हो। आप रीजनल सेंटर में संपर्क कीजिए। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हम यूट्यूब के माध्यम से तो आपसे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, फेसबुक का हमारा लिंक है, हमारा ट्विटर जो कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है, उस पर भी हमारा लिंक है। तो हम जो भी इंफॉर्मेशन लेटेस्ट होती है उसको डे टू डे बेसिस पे अपलोड करते हैं। जहाँ तक जनवरी 2025 के एडमिशन प्रणाली की बात है, उसके विषय में मैं चाहूँगा मैडम आप ज़रा सा हमारे श्रोताओं को जानकारी दे दें कि ये कब से प्रारंभ हुए हैं और इनकी अंतिम तिथि क्या है। जी, जैसे कि जनवरी 2025 का एडमिशन शुरू हो गया है। ये शुरू हुआ है अभी 12 दिसंबर से ही शुरू हुआ है और इसकी लास्ट डेट है वो 31 जनवरी 2025 है। तो इस ड्यूरेशन में आप जिस भी प्रोग्राम में इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि इग्नू में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट्स है, डिप्लोमास है, पीजी डिप्लोमास है और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है। तो ये सारे प्रोग्राम्स का है, कुछ दिनों तक प्रोस्पेक्टस अपलोड हो जाएगा। उसमें है कि वो डिटेल्स ऑफ प्रोग्राम्स है वो दी जाएगी। तो आप किसी भी जो इंटरेस्टेड फील्ड में है, किसी भी इंटरेस्टेड डिसिप्लिन में है, तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो इसलिए इस जो डेट का है 31 जनवरी का है, इसका फ़ायदा लें, क्योंकि कई बार होता है कि डेट निकल जाती है और जो आप किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं फिर वो थोड़ा सा डिले होने की वजह से नहीं भी ले पाते हैं। तो इसलिए इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। जी, इसी प्रकार से ऐसे विद्यार्थी जो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने जनवरी 2024 में या जुलाई 2024 में एडमिशन लिया था, वो
री रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया 2 दिसंबर से ऑलरेडी प्रारंभ हो चुकी है। उसके लिए हमने अपने विद्यार्थियों को सूचित भी किया हुआ है ईमेल के माध्यम से, और अपने जो भी मैंने सोशल मीडिया लिंक्स बताए उस पर भी इन्फॉर्मेशन हमारी ऑलरेडी अपलोडेड है। उसके लिए भी 31 जनवरी 2025 लास्ट डेट है। तो री रजिस्ट्रेशन के लिए आप भी विलंब ना करें, और आप जिस भी प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं उसके नेक्स्ट सेमेस्टर या नेक्स्ट ईयर के लिए आप अपनी फीस ऑनलाइन भर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर प्रमेश जी ने बताया कि आप कैसे इसको एडमिशन लेना है, उसके लिंक्स हम अपने सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, ये सारे इसमें डाले हैं। इवन हमारी आरसी खन्ना की वेबसाइट भी है, वो है rckhanna.igno.ac.in, है ना। एक बार फिर मैं बताती हूँ, rckhanna.igno.ac.in। तो इसमें हमने सारे लिंक्स दिए हुए हैं, जैसे कि एडमिशन का भी है, री रजिस्ट्रेशन का भी है। तो उसमें सिर्फ लिंक में क्लिक करो तो आप वहां तक पहुंच जाओगे जहां आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है जी। इस पर्टिकुलर चैनल पे जो हम लोगों ने आज ये प्रोग्राम रखा है, उसका रखने का एक उद्देश्य तो ये भी था कि आप लोगों तक इस बात की सूचना पहुंचा सकें कि इग्नू का जनवरी 2025 का एडमिशन प्रोसेस प्रारंभ हो गया है। इस बार एडमिशन प्रोसेस में कुछ तकनीकी चीज़ों को समावेश किया गया है, और उन तकनीकी चीज़ों को समावेश करने के पीछे जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से कुछ दिशा निर्देश ऐसे जारी किए गए हैं जिससे कि विद्यार्थी का अपना एक आईडी सुनिश्चित हो सके, जिससे कि विद्यार्थी भविष्य में एक यूनिक आईडी के माध्यम से जब भी कभी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने का, तो वो उसी आईडी के माध्यम से आगे प्रोसीड कर सकता है। इस विषय में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस इग्नू क्षेत्रीय केंद्र पर श्री दिवेश खुल्लर जी उपलब्ध हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आकर के आपको इस विषय में विस्तार से जानकारी दें। दिवेश खुल्लर जी। आदरणीय वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर संतोष कुमारी जी, आदरणीय सहायक क्षेत्र निदेशक परमेश चंद्र जी ने बताया कि जनवरी 2025 के लिए दाखला प्रारंभ हो चुका है। इस बार कुछ चेंजेस किए गए हैं कि किस तरह फॉर्म फिल करना है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट ने अगर एडमिशन लेनी है तो उसको इग्नू की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। ये हमारी इग्नू वेबसाइट है ignu.ac.in। इसके होम पेज पे जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको एडमिशन का ये लिंक दिख रहा है, अप्लाई फॉर ओडीएल प्रोग्राम। इस पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उस लिंक पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए पिछले साल तक तो सिर्फ यहाँ पे आपने लॉगिन बनाना होता था और उसको एडमिशन हो जाती थी, परंतु इस बार से एक नया चीज ऐड की है जिसको DEB ID कहते हैं। ये मैंडेटरी है, इसको बनाने के बाद ही आपकी जो एप्लीकेशन है प्रोसेस होगी। सबसे पहले हम इसको खोल के देखेंगे, उसके बाद इसके बारे में बताएंगे। जो भी स्टूडेंट नया जुड़ेगा वो इसको लॉगिन करने के लिए ये क्लिक करेगा, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे क्लिक करके स्टूडेंट अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड रखेगा। इसको फिल करने से पहले स्टूडेंट ये सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ ले। यहाँ पे सबसे बड़ी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, प्लीज प्रोवाइड योर ऑन ईमेल एंड मोबाइल नंबर। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट कैफे से फॉर्म भरवाते हैं, कैफे वाली ईमेल भर देते हैं, या कोई ऐसी ईमेल भर देते हैं जिनका उनके पास बाद में वो सेव नहीं रहती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट यही इंश्योर करे कि ईमेल आईडी उसने अपनी ही डालनी है और मोबाइल नंबर अपना ही डालना है, क्योंकि आपका जो भी इसका लॉगिन आएगा और जो भी इंफॉर्मेशन होगी और जो भी पढ़ाई के दौरान आपको कोई भी यूनिवर्सिटी से मैसेज आएगा वो उसी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आएगा। और इसको भरने से पहले ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इंस्ट्रक्शन है, इसको पढ़ ले। इसमें फोटोग्राफ के बारे में लिखा गया है, सिग्नेचर के बारे में लिखा गया है,
पेमेंट किस किस मोड से कर सकते हैं उसमें लिखा गया है। चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट ने अपना यहाँ से रजिस्ट्रेशन बनाना है। रजिस्ट्रेशन बनाने के बाद यहाँ पर आके साइन इन करना है। जैसे हमने एक डमी रजिस्ट्रेशन बनाया हुआ है, ये अपना फॉर्म खुल गया है। सबसे पहले स्टूडेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन में अपना फॉर्म भरेगा, जिसमें नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, कैटेगरी और जो बेसिक डेमोग्राफी डाटा है वो भरेंगे। देन इसको सबमिट करेंगे। फिर ये जो एक चीज आई है DBID, इसके बारे में आज बताना चाहते हैं। ये क्या चीज है? जो DBID है इसके बारे में हमारी वेबसाइट पे अनाउंसमेंट में लिखा गया है। ID, डिस्टेंस एजुकेशन ID, DEBID। यस मैम, ठीक है। हाँ जी। तो इसके बारे में यहाँ पे एक PDF अपलोड की गई है, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो। ये PDF है, तो जब क्लिक करोगे तो एक ये PDF खुलेगी जिसपे स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है इसको कैसे क्रिएट करना है। इसको क्रिएट करने के लिए ये इनका पोर्टल है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल खुलेगा इनका। ये DEBID उसी की बनेगी जिनकी पहले ABCID बनी है। ABCID क्या होता है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो इसके लिए ये मैंडेटरी है कि आपके पास ABCID होनी चाहिए, तभी आपकी DEBID बनेगी। परंतु ये दोनों जो काम है ये कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, 5 मिनट का काम है, दोनों ID 5 मिनट बन जाएगी। तो कैसे बनानी है? जो ABCID है पहले जिनकी नहीं बनी हुई पहले वो देख लेंगे। उसके लिए नीचे ये वीडियो दिया गया है। ये वीडियो 1 मिनट का है, इसको प्ले करके दिखाता हूं, उसके बाद फिर मैं अपनी ID खोल के दिखाऊंगा। सबसे पहले डिजी लॉकर पे जाना है, www.digilocker.gov.in। देन साइन इन करना है, जिनके पास ID है, अदरवाइज साइन अप करना है। इसमें अपना मोबाइल नंबर या आधार नंबर से अपना यूजर ID बना देना है। आप चाहो तो अपना यूजर नेम अपना भी रख सकते हैं। डिजी लॉकर में जाने के बाद आपके पास ये होम पेज खुलेगा। इसमें आपने फिर सर्च में जाना है, जिसमें आपने ABC ढूंढना है। ये है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, इसको ABC कहते हैं। इसमें क्या करना होता है? सबसे पहले तो अपना नाम डालना होता है, जो भी नाम आपका आधार कार्ड पे है। फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर जेंडर डालना है। उसके बाद इसको गेट डॉक्यूमेंट पे हिट करना है। ये इनका ABCID ये आप बनकर आ गया है। ये जो नंबर है यही ABCID है। तो ऐसे ये सभी का एक यूनिक कार्ड बनकर आ जाएगा। इस पे ऊपर लिखा होगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें QR कोड आएगा, जिसको स्कैन करने से आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी
और साथ में लास्ट में आपका ABC ID है जो कि 12 नंबर का है। और इसका एक और ऑप्शन है, जैसे डिजी लॉकर के थ्रू मैंने दिखा है, वैसे abc.gov.in से भी आप इसको लॉगिन कर सकते हो। नेक्स्ट, जब आपकी एक बार ABC ID बन गई, फिर आपने DEB ID कैसे क्रिएट करनी है, ये हमने एक अपनी आईडी मैंने खुद बनाई हुई है, ये आपको शो करके दिखाता हूं मैं। जो हमने पिछले पोर्टल पे ABC ID बनाई थी उसको यहां पे डालेंगे। ये दिनेश जी एक बार ये क्लियर करना, डिजी लॉकर जो है उसका जो ABC ID है दैट इज ए पार्ट ऑफ दिस डिजी लॉकर। यस मैडम, जो डिजी लॉकर है उसी में अलग अलग, जैसे एजुकेशन वाला पार्ट है उसमें ये वाला पार्ट है ABC वाला। ये इसमें मैंने ABC अपनी आईडी डाल दी है, तो इसको एंटर करूंगा तब मैं मेरी DEB ID बताएगा। ये आ गया, नाम आ गया मेरा, डेट ऑफ बर्थ आ गया, जेंडर आ गया, और मेरी DEB यूनिक आईडी आ गई है। जो DEB यूनिक आईडी है ये भी 12 डिजिट की है, यही वाली आईडी उस फॉर्म में फिल होगी। अब उसमें हम चलते हैं उस फॉर्म पे, यहाँ पे अब हम DEB ID डालेंगे। ये सारी डिटेल डालने के बाद हम इसको फैच करेंगे, तो ये डिटेल्स जो हमारी DEB की वेबसाइट पे है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ब्यूरो पे, वहां से पूरी डिटेल उठा लेगा। ये देखो पूरी डिटेल आ गई है। अब इसमें कईयों को डिस्क्रिपेंसी क्या आती है, हम जाते हैं इसमें, पहले पर्सनल पे जाता हूँ, बताता हूँ क्या क्या। जैसे मेरा नाम है दिवेश खुल्लर, तो मैंने यहाँ पे नाम H हटा दिया और इसको सेव कर लिया। अब मैं आ गया इस पे आ गया, तो ये डिस्क्रिपेंसी आ गई, क्योंकि जो DEB ID में नेम है और जो एप्लीकेशन फॉर्म में नेम है ये दोनों में अंतर आ गया है, इसलिए डिस्क्रिपेंसी आ गई है। इसी के लिए मुझे पहले इसको एडिट करना पड़ेगा, अपना नाम ठीक करना पड़ेगा, फिर सबमिट करना पड़ेगा, नेक्स्ट जाऊंगा, तब ये डिस्क्रिपेंसी घटी है। इसी तरह अगर मैं एप्लीकेशन में या और इसमें डेट ऑफ बर्थ का गलत होगा, मैच नहीं करेगा, तब भी डिस्क्रिपेंसी आएगी। तो इस केस में स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, तो इस केस में स्टूडेंट को यही सलाह है कि सबसे पहले जो उनका आधार कार्ड में नाम है पहले वो सही करवाएं। कई बार क्या होता है, उनका मैट्रिकुलेशन में नाम के स्पेलिंग कुछ और होते हैं, आधार कार्ड में कुछ और होते हैं, क्योंकि जो ABC ID बननी है वो आधार कार्ड के बेस पे बनेगी, और जो एडमिशन होनी है वो मैट्रिकुलेशन के जो नाम की स्पेलिंग है उससे होगी। तो सबसे पहले जो आपका मैट्रिकुलेशन के स्पेलिंग है और आधार कार्ड की स्पेलिंग है वो दोनों को मैच करवाइए, तब ये जाके मैच होगा यहाँ पे, और जब ये मैच होगा तब जाकर ये स्टेप कंप्लीट होगा। तो जो इस बार इन्होंने DEB ID डाला था, तो जो स्टेप 2 है उसके बारे में हम बता चुके हैं। अब इसके बारे में बताएंगे कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। इसके बाद हमने अपना प्रोग्राम चूज करना है, कोई भी प्रोग्राम आप चूज कर सकते हो, बैचलर डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, मास्टर और PG डिप्लोमा। किसी भी प्रोग्राम में जाने से पहले सबसे पहले आप उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हो। समझ लो किसने MA हिस्ट्री करना है तो वो हिस्ट्री ही सर्च करेगा, तो हिस्ट्री के जितने भी प्रोग्राम्स है वो आ जाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें पूरी डिटेल आ जाएगी, क्या उसका एलिजिबिलिटी है, क्या फीस स्ट्रक्चर है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट कैफे से भराते हैं तो उनको फीस के बारे में अंदाजा नहीं होता, तो काफ़ी ज़्यादा पैसे दे जाते हैं। तो सबसे पहले वो यहाँ से जानकारी ले लें कि उनकी फीस कितनी है।
जैसे 7500 फीस है, उसके प्लस रजिस्ट्रेशन फीस 300 रुपया, डेवलपमेंट फीस 200 रुपया, तो उनकी 8000 रुपये फीस लगेगी। इसी तरह कोई और प्रोग्राम देखें, जैसे हम देखते हैं DECE, इसको क्लिक करेंगे तो इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई है, एलिजिबिलिटी आ गई है 10+2 और प्लस फी स्ट्रक्चर आ गया है, और इसके कौन कौन से कोर्स कोड है वो आ गए हैं। ये चेक करने के बाद फिर आपने अपने चूज का प्रोग्राम यहाँ पे डालना है। फॉर एग्जांपल मैं डिप्लोमा चूज करता हूँ, DECE, इसमें आप रीजनल सेंटर खन्ना चूज करना, उसके अंदर फिर खन्ना के DECE के जो भी स्टडी सेंटर होंगे वो आ जाएंगे। आपको जो भी नियरेस्ट लग रहा है आपके सहूलत हिसाब से वो भर सकते हो। फिर इसमें इंग्लिश, हिंदी और तमिल है, तो आप इसमें अपना मीडियम भर दें। मीडियम बहुत केयरफुली भरना। अगर आपने इग्नू से पहले कुछ किया है तो यस करके उस प्रोग्राम का नाम और रोल नंबर डाल दें, अदरवाइज नो कर इसको सबमिट कर दें। नेक्स्ट, फिर अगला कॉलम आता है क्वालिफिकेशन का, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी 10+2 है, तो 10+2 आपने किसमें की है, आर्ट्स में, कॉमर्स में, वो फिल करना है। ईयर ऑफ पासिंग भर देना हम आपने, डिवीजन भर देनी है, कितने परसेंट नंबर आए हैं और किस यूनिवर्सिटी के। फर्ज कर लो आपने पंजाब बोर्ड से किया है, तो अपने पंजाब बोर्ड का जो कोड है 2201 उसको सिलेक्ट करना है, सबमिट करना है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपका आता है कोर्स कोड का, क्योंकि इसमें सभी कोर्स कंपलसरी है और इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा, जिनमें ऑप्शन होता है उसमें आप चूज कर सकते हो। और यहाँ पे इस स्टेप पे ये बहुत ध्यान देने वाला एक स्टेप है, जिसमें आप स्टडी मटेरियल चूज कर सकते हो। अगर आप चाहो कि आपने स्टडी मटेरियल सॉफ्ट कॉपी में पढ़ सकते हो, तो आपको उसको टिक करना है, ऑप्ट करना है, जिसके लिए आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा प्रोग्राम फीस में से। अगर आप हार्ड कॉपी करना चाहते हो तो ये बाय डिफॉल्ट हार्ड कॉपी पे आता है, आई ऑप्ट फॉर रिसीविंग दी स्टडी मटेरियल इन प्रिंटेड फॉर्म, तो इसमें आपकी फीस पूरी लगेगी। आप इस पे जो भी चूज करोगे आपकी फीस पे इसका असर पड़ेगा। देन आप सबमिट करो इसको। उसके बाद आता है आपका एड्रेस। एड्रेस प्रॉपर भरना है, जैसे मैं तो डमी भर रहा हूं ना, तो सबसे पहले आपने अपना केयर ऑफ, सन ऑफ, डॉटर ऑफ पूरा भरना है। देन अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, उसके बाद जो भी आपका मोहल्ला है, फिर सिटी, स्टेट, पिन बहुत ध्यान से भरना है, क्योंकि जो एड्रेस आप भरोगे उसी पे आपका सारा कॉन्सेप्ट होगा। जैसे आप पिन कोड इसमें ये भरते हो तो इसमें अपने आप जो 14/01 के जितने भी पोस्ट ऑफिस है वो आते हैं, तो आपका किस पोस्ट ऑफिस के अंडर आता है वो आप भी ध्यान से भरना है। नेक्स्ट आता है फोटो, सिग्नेचर और आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में। क्योंकि हमने डिप्लोमा चूज किया है तो इसमें एक मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट लगेगी और एक +2 की लगेगी, उसके अलावा फोटो और सिग्नेचर लगेंगे। तो फोटो के लिए एक बात बता दूं आपको, जो भी फोटो आपने यहां पे चूज करनी है वही फोटो आपके इग्नू के आई कार्ड पे आएगी और वही फोटो आपकी हॉल टिकट पे आएगी जब आप एग्जाम देने जाओगे। तो फोटो आपकी प्रॉपर मैनर होनी चाहिए, सेल्फी वगैरह फोटो नहीं चलेगी। आप फोटो एक पासपोर्ट साइज खिंचवाइए और साथ में पूरा क्लियर फेस आना चाहिए, यानी कि फोटो का जो भी आपका पार्ट होगा उसमें से 70% आपका फेस आना चाहिए, ताकि वो क्लियर आपकी आइडेंटिटी डिफाइन हो सके। तो हम एक डमी फोटो यहाँ पे चूज करते हैं।
जो ये जरूरी वाले जो अपने चारे कॉलम है फिल हो गए तभी ये फॉर्म आगे जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमने फोटो के लिए डमी अपने फीड कर दी है। सिग्नेचर आपने जब भी करने हैं बिल्कुल प्लेन पेज पे साफ साफ उसमें सिग्नेचर करने हैं अपने, लाइनदार पेज पे सिग्नेचर नहीं करने, क्योंकि कई बार सिग्नेचर क्या होता है पढ़ने में नहीं आते हैं। जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो जो हाल टिकट के नीचे आपके सिग्नेचर होते हैं और आई कार्ड के नीचे सिग्नेचर होते हैं, और जो आप आंसर शीट पे सिग्नेचर करते हो वो मैच करने में दिक्कत आती है। तो सिग्नेचर आपने बिल्कुल साफ पेज पे साफ साफ करने हैं। देन आपने एडमिशन लेने के टाइम जो भी एलिजिबिलिटी है वो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। उसके बाद इसको नेक्स्ट सबमिट करना है। उसके बाद आता है ये लास्ट स्टेप आता है। इसमें क्या है, इसमें आपने अब तक जो भी इंफॉर्मेशन भरी है इसको प्रॉपर ध्यान से 1 बाय 1 चेक कर लीजिए। किसी भी सेक्शन में दिक्कत है तो हर सेक्शन में ऊपर ये मॉडिफाई द सेक्शन लिखा हुआ है, आप एडिट कर सकते हो। क्योंकि एक बार आपने ये फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया तो ये फॉर्म लॉक हो जाएगा, उसके बाद आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो आपने अच्छी तरह इसको पढ़ लेना है, ध्यान कर लेना है। जब आपको लगे कि हाँ मेरा फॉर्म ओके हो गया है, तब आपने एग्री करके इसको एक्सेप्ट करना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। देन आपका पेमेंट में चला जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आप अपनी पेमेंट खुद कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये आपका आ गया है डीसी के लिए 3000 रुपया प्रोग्राम फीस है, 200 रुपया डेवलपमेंट फीस है और 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है। तो इसके लिए आपको 3500 रुपये लगेगा। इसी तरह से आपने जब भी कोई प्रोग्राम में एडमिशन लेनी है तो उसकी फीस पहले चेक कर लेनी है। इसको क्लिक करने के बाद फिर आपका फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा और आपको एक डमी नंबर मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, और वो नंबर तब तक वैलिड होगा जब तक आपको एनरोलमेंट नंबर नहीं मिल जाता, जब तक आपकी एडमिशन कंफर्म नहीं हो जाती। और एक बात बताना चाहता हूं, जब भी आपने पेमेंट करनी है उसका मोड तो हमने पढ़ ही लिया है बाहर, उसमें लिखा है आपने कौन कौन से मोड से कर सकते हैं। उसमें आप कर सकते हो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। परंतु जब भी पेमेंट करनी है अपने अकाउंट से ही करनी है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कैफे वाले के अकाउंट से कर देते हैं, तो इन फ्यूचर के बाद दिक्कत आती है या डिस्क्रिपेंसी ले जाती है या एडमिशन कैंसिल हो जाती है, तो जो पेमेंट वापस जाती है तो वो उसी अकाउंट में जाती है जहां से वो कटी होती है। तो ये इंश्योर कर लें जो भी आपने पेमेंट करनी है अपने खाते से ही करें। तो ये हमारा आज का पूरा प्रोसीजर था। अभी आपको एक बार दोबारा मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं इस बार हमने क्या करना है। सबसे पहले हमने इग्नू की वेबसाइट जाना है। इग्नू की वेबसाइट के होम पेज पे एडमिशन का लिंक दिया हुआ है, अप्लाई फॉर ओडीएल प्रोग्राम, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करना है तो ये आपका पोर्टल खुल जाएगा। पोर्टल खोलने के बाद इसकी आपने जो प्रोग्राम आप करना चाहते हो उसके बारे में आप पढ़ लो, कौन सा प्रोग्राम के आपने करना है उसकी आप डिटेल्स देख लीजिए, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से स्टडी सेंटर है, कौन कौन से रीजन सेंटर है। देन आपने होम पेज पर आके सारी इंस्ट्रक्शन पढ़नी है। इस हिसाब से आप अपनी फोटोग्राफ, सिग्नेचर और आपने जो डॉक्यूमेंट है वो पहले ही प्रिपेयर करके रख लें लॉगिन करने से पहले। दूसरा, जिससे आपने पेमेंट करनी है, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो या नेट बैंकिंग हो, उसको भी आप तैयार करके रखें। देन आपने रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करके पासवर्ड को अपने पास सुरक्षित रखें। पासवर्ड को जो अगर आप कैफे से करवाते हो तो पहले तो हम आपको यही सलाह देंगे कि आप अपने खुद ही करें एडमिशन, जो भी करना है कैफे के भरोसे पे ना रहें। क्योंकि कैफे में क्या होता है, जब आप एक बार डाटा दे देते हो तो वहां से आपको मैसेज आने लग जाते हैं असाइनमेंट जमा करवाने के लिए जी है वो। तो इस सारे फ्रॉड से बचने के लिए आपने जो भी करें खुद ही करें। इसको एडमिशन करने के बाद फिर आपने अपनी DEB ID क्रिएट करनी है। उसके बारे में बताया आपको मैंने कि इसकी इंस्ट्रक्शन इसमें दी ही है PDF में। ये आपकी PDF है, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। आपने DEB ID कैसे करनी क्रिएट, इसके लिए आपको इनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा जिसका नाम है debugc.ac.in। आप इसको ऐसे भी जा सकते हो।
और इसके लिए ये आपकी स्टेप बाय स्टेप गाइड आएगी, जिसमें लिखा गया है कि DEB-ID के लिए आपको ABCID रिक्वायरमेंट है। तो ABCID के लिए आप क्या कर सकते हो? ABCID के लिए आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप digilocker.gov.in से जा सकते हो या फिर apc.gov.in से जा सकते हो। इसके बारे में वीडियो भी दिखाई गई है, नीचे वीडियो बनी हुई है कि कैसे इसको आपने ऑपरेट करना है। ABCID बनने के बाद फिर आपने अपनी DEB-ID बनानी है। DEB-ID बनाने के लिए फिर अभी आपने डिस्टेंस एजुकेशन वाले ब्यूरो पे आना है, गेट DEB-ID, और यहाँ पे आपने अपनी ABCID डालनी है, तो आपका DEB-ID आ जाएगा। इस हिसाब से आप अपना जो इस बार का है एडमिशन कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद देवेश कुल्लर जी, आपने बहुत विस्तार से हमारे श्रोताओं तक की जानकारी पहुंचाई है। तो हमें लगता है कि जो भी हमारे श्रोता इस जनवरी 2025 के एडमिशन साइकिल में प्रवेश लेना चाहेंगे, उनके लिए एक बहुत अच्छा गाइडलाइंस का ये वीडियो साबित होगा। इस विषय में डॉक्टर संतोष कुमारी जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि इस प्रोग्राम के कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए। थैंक यू जी। और जैसे इन्होंने देवेश जी ने बताया है, ये क्योंकि पहले जो हमारे एडमिशन साइकिल चलते हैं उसमें कोई चेंज नहीं है, सेम ऐसे ही है, बस थोड़ा सा आपको अवेयर करवाना था। जैसे ABCID और DEB-ID ये एक नया इसमें एडिशन हुआ है एडमिशन में, तो इसलिए आपको जानकारी दी ताकि आप किसी भी तरह का वो ना भुलेखे में ना हो कि ये बहुत मुश्किल हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस छोटा सा है, आपको ये दोनों IDs क्रिएट करनी है, तो इससे है कि आपको किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान रखना है, आप अपने ईमेल ID का ही यूज़ करें। उसमें होगा कि जैसे बाद में जब आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाएगी, जितने भी मैसेजेस जाएंगे वो आपके ईमेल ID, आपके मोबाइल नंबर मैसेज जो जाएंगे वो आपके ही जाएंगे। नहीं तो आपको फिर ऐसे लगेगा कि मुझे तो कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, मैं कैसे करूं। तो ये सारी चीजें हैं, इसका पहले से ही ध्यान रखें कि मुझे अपनी आइडेंटिटी खुद अटैच करनी है और जो भी इंफॉर्मेशन देनी है मैं अपने ईमेल ID से दूं, तो इससे आपको बहुत ही सहूलियत मिलेगी। एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करना चाह रहा हूँ मैडम, जैसे कि जब आपका एक यूनिक DEB-ID क्रिएट हो जाता है, तो जैसा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के वर्तमान दिशा निर्देश हैं, कोई भी विद्यार्थी साइमल्टेनियस रजिस्ट्रेशन भी करा सकता है। तो अगर आपके पास एक DEB-ID बन जाता है, तो आप भविष्य में जैसे किसी और डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, इग्नू से या और किसी यूनिवर्सिटी से जो कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के मोड से आपको शिक्षा प्रदान करता है, तो आपका ये यूनिक ID हर जगह काम करेगा। आपको दोबारा कोई अपना अलग से DEB-ID बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जितने भी डिग्रीज या डिप्लोमाज हासिल करना चाहते हैं ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से, वो आप इसी ID के तहत हासिल करते चले जाएंगे। आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में वो चीज़ ऑटोमेटिकली ऐड होती चली जाएगी। इसका मतलब यही है कि आप डिस्टेंस एजुकेशन की तरफ से एक आइडेंटिफाई लर्नर हो, कहीं भी आप जाओगे तो आपको किसी भी तरह की कोई ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना, यही है इसका फायदा मुझे लगता जो है। इसका बहुत भविष्य में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत बहुत जबरदस्त हाँ जी, इसका हमको देखने को मिलेगा, जिससे कि विद्यार्थियों को बहुत से बेनिफिट्स होंगे और उससे एक जो आपकी यूनिक आइडेंटिटी बनेगी, वो भविष्य में किसी भी प्रकार से फोर्जरी होने से भी आपको बचाएगी। आज के प्रोग्राम में हम आपसे अब विदा लेते हैं। भविष्य में और जानकारी के साथ और डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी के साथ हम आपके साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्कार।